गरीब दर्जी की बेटी की गर्मी। गीता, अरे ओ गीता, अरे ओ गरीब की बेटी, सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? आज तो इस चुड़ैल की खैर नहीं। ऐसा कहकर शीला गुस्से में बड़बड़ाती हुई पैर पटकती हुई बहू के कमरे में आ पहुंचती है, जहां गीता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है। शीला गुस्से से गीता के बाल नोचने लगती है। क्यों बहू रानी, इतना नोट बटोर कर कहाँ जाएगी? जब देखो दिन रात खटर पटर करती रहती है। आह माँ जी, मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। आहा, दर्द हो रहा है, मगर तुझे ऐसे छटपटाता देखकर तेरी माँ जी को बहुत मजा आ रहा है। अपनी गरीब माँ को दर्द में देखकर 12 साल की बबीता शीला के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। दादी माँ, मेरी माँ को मत मारो दादी माँ। चल हट परे, वरना तेरी माँ के साथ साथ तेरा भी कचुम्बर बना दूंगी। शीला का अपनी बहू पर अत्याचार करना कोई पहली बार नहीं था। उसका जब मन करता वो अपने गुस्से की गर्मी बेचारी बहू पर ठंडी किया करती थी, कभी उसे मार पीट कर तो कभी उसे भूखा प्यासा रखकर। गीता का पति प्रवीण कमाने के लिए परदेश गया है। तभी एक सुबह पोस्टमैन शीला के घर आया। जय राम जी की शीला मौसी। बिरजू, तू यहाँ? हाँ, परदेश से परमीन भाई के नाम से चिट्ठी आई है। पढ़कर सुना दे। बिरजू खत खोलकर उसे पढ़ना शुरू करता है, जिसमें प्रवीण की मौत की खबर लिखी हुई थी, जिसे जानकर शीला ताव में आकर बेचारी गरीब गीता का गला घोंटने लगती है। खा गई ना मेरे बेटे को चुड़ैल, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। आज मैं तेरी जान ले लूंगी। आह माँ जी, छोड़िए मुझे, मेरा दम घुट रहा है। अरे क्या कर रही हो शीला मौसी? अरे मार डालोगी क्या बेचारी को? हाँ, मार डालूंगी। मेरे बेटे के बुद्धि में गोबर भरा था, जो इस गरीब को ब्याह लाया। मगर अब मैं तुझे इस छत के नीचे नहीं रहने दूंगी। जा यहाँ से। गीता अपनी सिलाई मशीन लेने के लिए जैसे ही अंदर जाती है, कसाई शीला उसे धमकाती है। कहाँ जा रही है? माँ जी, मुझे मेरी सिलाई मशीन तो ले लेने दीजिए। मैं तुझे इस घर से एक सुई भी नहीं लेकर जाने दूंगी। सिलाई मशीन ले जाने की तो भूल ही जा। ऐसा कहते हुए शीला अपनी गरीब बहू और उसकी बेटी को घसीटकर घर से बाहर निकाल देती है। हे भगवान, मेरे पास ना पैसे हैं ना ठिकाना है। वो सिलाई मशीन ही तो मुझ गरीब माँ का सहारा थी। अब क्या होगा? माँ, आपने कपड़े सिलकर जो पैसे कमाए थे, मैंने उन्हें ले लिया। ये लो माँ। गीता उस पैसे से एक पुरानी सिलाई मशीन और जरूरत का थोड़ा बहुत सामान खरीदती है, जिसमें सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और चारों तरफ चिलचिलाती धूप पड़ रही होती है। भूखी प्यासी गरीब माँ बेटी बस चलती ही जा रही थी। उनका शरीर पसीने से पूरी तरह से लथपथ हो चुका था। माँ, मुझे बहुत जोरों की गर्मी लग रही है, चक्कर भी आ रहा है। ऐसा बोलते हुए बबीता चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाती है। तभी गीता की नजर एक पाइपलाइन पर पड़ती है। वो बबीता को उस पाइपलाइन में सुलाकर बाकी का सामान भी उसी के अंदर रख लेती है। कुछ देर बाद बबीता होश में आती है। माँ, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? बबीता, अब से यही हमारा घर है बेटी। जब तक तेरी गरीब माँ गर्मी से बचने का कोई दूसरा इंतजाम नहीं कर लेती, हम यही रहेंगे। मगर माँ, इस पाइपलाइन की छत तो टूटी हुई है। यहाँ से आ रही धूप सीधा अंदर आ रही है। हमें कब तक इस गर्मी में यहाँ रहना होगा? तब तक जब तक कि तेरी गरीब दर्जी माँ के दिन नहीं फिर जाते। उस दिन से वो दोनों गरीब माँ बेटी उस पाइपलाइन में ही रहने लगती है। गुजरते दिनों के साथ गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं बेचारी गरीब माँ पाइपलाइन के बाहर धूप में बैठकर खाना बनाती है। माँ, तुम्हें भी गर्मी लग रही है, चूल्हा अंदर ले आओ माँ। बेटी, ये पाइपलाइन हमारे सोने और रहने की जगह है। हम उसे गंदा कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे इस गर्मी में? हमारे पास कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गीता खुद भूखी रहकर सिर्फ बबीता के लिए खाना बनाती है और खुद भूखे ही रह जाती है, जिसकी वजह से राशन कुछ रोज ज्यादा चल सके। कुछ दिनों में जेठ की गर्मी भी शुरू होने वाली है। अब तक एक भी ग्राहक मुझसे कपड़े सिलने नहीं आया। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। गीता रात भर जागकर अपने आंचल से हवा करते रहती है, ताकि गर्मी से उसकी बेटी की नींद न खुले। अगली सुबह गीता घर घर जाकर औरतों को कपड़े सिलने की बात बताती है। नमस्ते प्रेम साहब, मेरा नाम गीता है। मैं दर्जी हूँ। यहाँ पास ही के पाइपलाइन में रहती हूँ। आपको कोई कपड़े सिलवाने हो तो मुझे बताना। उस गरीब दर्जी माँ की ये बात सुनकर सिल्वी उसे गुस्से से घूरते हुए बोलती है। इतने भी गरीब दिन नहीं आए मेरे।
जो मैं तुझ जैसी गई गुजरी गरीब दर्जी से अपने कीमती कपड़े सिलने को दूं। बाजार में बुटीक की कमी नहीं है, समझी? चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। ऐसा कहकर अमीर सेल्वी इस गरीब दर्जी माँ के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। थक हार कर गीता एक जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मुझ गरीब पर तरस खा। अगर तू ऐसे ही हर दरवाजे बंद करता रहेगा तो ये गर्मी मेरी और मेरी बच्ची की जान लेकर जाएगी। नहीं, मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। गीता अपने आंसू पोंछकर एक आखिरी घर का दरवाजा खटखटाती है, जहां अंदर से अपर्णा नाम की एक बड़ी ही अमीर औरत बाहर आती है। हाँ कहो, किससे मिलना है? अपर्णा के इतना पूछते ही वो गरीब दर्जी माँ घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगती है। मैम साहब, मेरी मदद कीजिए, मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं। इस बड़ी गर्मी में मैं अपनी बेटी के साथ एक पाइपलाइन में रह रही हूँ। वहाँ बहुत गर्मी होती है। मेरी बच्ची का शरीर दाने घमौड़ियों से भर गया है। बड़ी मेहरबानी होगी जो आप मुझ गरीब माँ को कपड़े का मौका देती। शायद उससे मुझ गरीब के सर भी इस गर्मी से बचने की छत आ जाती। उस गरीब दर्जी माँ का दुख देखकर अपर्णा का दिल पसीज जाता है और वो अपने पति संजीत को बुलाती है। संजीत, जरा यहाँ आना। क्या हुआ अपर्णा? इन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अपर्णा संजीत को सब बताती है, जिसके बाद संजीत कहता है, जी मेरा लहंगों का शोरूम है वैसे तो, और मैं बुटीक से ही लहंगे डिजाइन करवाता हूँ, लेकिन अगर आप एक लहंगा डिजाइन कर देंगी तो मैं परमानेंटली आपको काम दे दूंगा। गीता किसी भी कीमत पर अपने हाथों से ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पाइपलाइन से उभरने और गर्मी में छत पाने के लिए उसके पास ये एक अनोखा मौका था। गरीब माँ गर्मी की मार झेलकर दिन रात आंख गड़ा कर लहंगा सिलती है। माँ, अभी और कितना काम बाकी बचा हुआ है, थोड़ी देर आराम कर लो। देखो, आप पसीने से गीली हो गई हो। नहीं बबीता, अगर मैं ये गर्मी देखूंगी तो हम इस गरीबी और इस पाइपलाइन के भपके से उभर नहीं सकेंगे। अभी तेरी दर्जी माँ को मेहनत करनी होगी। तो फिर मैं भी आपका हाथ बटाती हूँ माँ, इससे लहंगा जल्दी तैयार हो जाएगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दोनों माँ बेटी धूप की तपिश झेलकर गर्मी में पसीना बहाकर मेहनत करती और आखिरकार उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलकर संजीत के दुकान पर पहुंचाया। अरे वाह, क्या लाजवाब लहंगा सिला है आपने। लगता है सिलाई की सारी सुंदरता इस लहंगे में ही उतार दी है। ये लीजिए इस लहंगे की सिलाई की कीमत। शोरूम का मालिक संजीत खुश होकर गीता को 10,000 रुपए दे देता है। उस गरीब दर्जी माँ ने 10,000 की इकट्ठी रकम अपने जीवन में एक साथ पहली बार कमाए थे, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आई थी। देखो बबीता बेटी, अब हमारे पास पैसे हैं। अब हमें अपनी गर्मी के दिन उस टूटे फूटे पाइपलाइन में नहीं गुजारना पड़ेगा। ये सुनकर 12 साल की बबीता की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं। तुम सच कह रही हो ना माँ? अब हमारा भी अपना घर होगा। हम भी पंखे और कूलर की ठंडे ठंडे हवा में सोएंगे ना। फिर मुझे गर्मी में कभी भी फोड़े फुंसी नहीं होगा ना। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, हमारे दुख के दिन मिट गए हैं। उन पैसों से गीता पाइपलाइन से निकलकर गर्मी में रहने के लिए किराए का घर ले लेती है और संजीत के लहंगों के शोरूम के लिए सिलाई करके अपने हाथों की हुनर की छाप छोड़ती है और बबीता को स्कूल में दाखिला दिला देती है। मगर गर्मियों में कठिनाइयों में काटी गई वो जिंदगी आज भी उस गरीब माँ के मन में बुरी याद बनकर भरी हुई है। माधुरी छत पर फूट फूट कर रो रही होती है और छत से झांककर नीचे की तरफ देखती है, जहाँ सभी लोग होली खेल रहे होते हैं। उन्हें होली खेलते हुए देख माधुरी खुद से ही कहती है, हे भगवान, सभी लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। वो देखो, लीला अपने पति उमेश के साथ कितनी खुशी से रंग लगा रही है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं और रंग बिरंगे रंग। लेकिन मेरे पति ने तो मुझे रंग ही नहीं लगाया। मैं जानती हूँ वो अपनी पसंदीदा औरत यानी मेरी सौतन के घर पर ही होंगे और उनके साथ होली खेल रहे होंगे। बेचारी माधुरी अपने पति को याद करते हुए रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसका पति पुनीत उसी के सौतन के कमरे में उसे रंग लगा रहा होता है। अनाया, यहाँ पर आओ ना। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा रंग लेकर आया हूँ। ये तुम्हारे गालों पर खिलेगा और तुम बहुत प्यारी लगोगी। वो तो मैं हमेशा ही प्यारी लगती हूँ। ये लो, आ गई। अब लगा दो जितना लगाना है। पुनीत दोनों हाथों में रंग भरकर अनाया के दोनों गालों पर रंग लगा देता है, जिसके बाद अनाया भी कहाँ पुनीत को छोड़ती है। वो भी अपने हाथों में रंग भरती और पुनीत को लगा देती है, जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे को रंग लगाते हुए घर के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद माधुरी उन्हें छत से देखने लगती है। आ गई मेरी सौतन और मेरा पति।
दोनों मेरा खून जलाने के लिए। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक तो मैं गरीब, ऊपर से मेरा रंग भी काला। इस गोरी सौतन ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। मेरी इसे हाय लगेगी। ऐसा कहकर माधुरी रो रही होती है, जिसके बाद वह सोचती है, तो क्या हुआ अगर मेरी सौतन मेरे पति के पीछे पड़ी है? मुझे ऐसे हार तो नहीं माननी चाहिए। मेरा पति मेरा है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। माधुरी छत के नीचे उतरती है और प्रोग्राम में पहुंच जाती है, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ होली खेल रहे होते हैं। तभी माधुरी को एक जगह होली में बन रही ठंडाई दिख जाती है, जिसे देखते ही वह ठंडाई का गिलास उठाती है और घट घट मुंह में पी जाती है, जिसके चलते उसे नशा हो जाता है और वह सबके साथ रंग लगाते हुए नाचने लगती है। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। ठंडाई पीने के बाद माधुरी को एक अलग ही नशा चढ़ जाता है और वह बहुत खुश नजर आती है, जिसके चलते वह गानों के ऊपर नाचती भी है और सभी के साथ होली बहुत अच्छे से खेलती है। ये सब पुनीत दूर खड़ा देख रहा होता है। तभी अनाया पुनीत से कहती है, अरे देखो तो सही, तुम्हारी एक्स पत्नी कितने मजे में सबके साथ होली खेल रही है। हे भगवान, इसे तो जरा भी शर्म नहीं है। पुनीत जब माधुरी को सबके साथ होली खेलते हुए देखता है तो उसे अंदर ही अंदर जलन होने लगती है, क्योंकि माधुरी के डांस पर सभी लोग पागल हो चुके थे और सभी उसके साथ होली खेलने के लिए उतावले होते हैं। मेरे होते हुए इसे इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि ये मेरे सामने ही इतने सारे लड़कों के साथ होली खेल रही है। पुनीत गुस्से में जाता है और माधुरी का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन सभी के साथ होली खेलने की? जैसे आप खुलेआम मेरी सौतन के साथ होली खेल रहे हो, वैसे ही खुलेआम मैं भी सबके साथ होली खेल सकती हूँ। आप मेरी जिंदगी में दखल देने वाले होते कौन हो? नशे की हालत में माधुरी बेचारे पुनीत को बहुत कुछ बोल जाती है, जिसके बाद वह जरा भी नहीं रुकती और सबके साथ होली खेलती रहती है। धीरे धीरे शाम होते होते होली का त्योहार खत्म हो जाता है और माधुरी का नशा भी उतर जाता है। वह चुपचाप घर के सभी कामों में लग जाती है, लेकिन उसे सब कुछ याद होता है। घर के काम करते हुए वह अपने मन ही मन सोचती है, पहली बार मैंने पुनीत जी को इस तरह अपने ऊपर गुस्सा करते हुए देखा है। ये सब मेरी सौतन की वजह से है। तभी वहां अनाया आती है और माधुरी से कहती है, क्या तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? तुमसे तो घर के काम भी सही से नहीं होते। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और अच्छे से काम करो। माधुरी गरीब थी, जिसके चलते वह अपनी सौतन को कुछ नहीं कह पाती। उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, जिन्हें देखकर अनाया अपनी पुरानी साड़ियों को लेकर आती है और माधुरी को देते हुए कहती है, ये जो तुमने फटी पुरानी साड़ियां पहनी है, अरे ऐसी तो आजकल नौकरानी भी नहीं पहनती है। देखो मेरी ये पुरानी साड़ियां तुम्हारी इन फटी पुरानी साड़ियों से बहुत अच्छी हैं। इन्हें पहन लेना, क्या फायदा मैं इन्हें फेंक ही दूं। अनाया ऐसा कहकर साड़ियां वहीं रख देती है और चली जाती है। मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, अपनी सौतन की उतरन पहनना और पति भी अपनी सौतन का ही मिलना। इससे अच्छा तो भगवान मुझे अपने पास बुला लेता। माधुरी रोते हुए सारा काम निपटा लेती है, जिसके बाद वह रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। लेकिन तभी अनाया आती है और माधुरी से कहती है, ओहो, तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा। देखो कितनी बार समझाया है, अपने सोने से पहले तुम हमारे कमरे में एक गिलास दूध का रख दिया करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अनाया की ये बात सुनते ही माधुरी अपने मन ही मन सोचती है, बोल तो ऐसे रही है जैसे हर रोज रात के समय मेरे पति के साथ सुहाग रात मनाती है। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? या फिर जानबूझकर मेरी बातों को नजरअंदाज कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी कोई बात नजरअंदाज नहीं कर रही। मैं अभी जाकर दूध गर्म करती हूँ और आपके कमरे में ले आती हूँ। माधुरी बेचारी रसोई में जाती है और दूध गर्म करती है, जिसके बाद वह दूध गर्म करके अपनी सौतन के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ उसका पति और उसकी सौतन एक दूसरे का हाथ पकड़कर और गले लगकर बैठे होते हैं। ये लीजिए, मैं आपका दूध ले आई हूँ। माधुरी को देखते ही पुनीत अनाया का हाथ झटक देता है। क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि किसी के कमरे के अंदर बिना नॉक किए नहीं आते? माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। खुला दरवाजा देखा तो मैं अंदर आ गई। अब ग्लास रखो यहाँ और यहाँ से दफा हो जाओ। माधुरी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ समय बीत जाता है और अनाया धीरे धीरे करके पुनीत के सारे पैसे खर्च करवा देती है। यहाँ तक की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा लेती है। अब पुनीत को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती, जिसके चलते पुनीत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। एक दिन पुनीत की लड़ाई अनाया से हो जाती है। अरे तुम होते कौन हो मुझ पर रोक टोक करने वाले? मैं जैसी हूँ वैसा पहनूंगी। मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया है और तुम समझना ही नहीं चाहती हो। शादी से पहले तुम जो मर्जी पहनती थी, मैंने कभी नहीं टोका।
लेकिन अब समाज के लोग मुझे ताने देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कह रहा हूँ। सूट और सलवार में तुम बहुत प्यारी लगती हो। अरे मेरी बात मानो, ऐसे कपड़े मत पहना करो। पुनीत की ये बात सुनते ही अनाया उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। ये क्या, तुमने मुझे इतनी जोर से तमाचा मारा? हाँ हाँ, क्योंकि तुम हो ही इस लायक। अब चले जाओ यहाँ से और अपनी उस काली पत्नी को भी यहाँ से लेकर जाना। अनाया पहले ही सब कुछ अपने नाम करवा चुकी थी, जिसकी वजह से पुनीत का अब कुछ नहीं बचा था। माधुरी पुनीत की ये हालत देखकर उससे कहती है, अजी संभालो अपने आप को, जो हुआ उसे भूल जाओ, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माधुरी, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। पुनीत माधुरी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वह एक किराए के मकान में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। देखते ही देखते पुनीत अच्छी खासी नौकरी करना शुरू कर देता है और उसकी जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। तभी होली का त्योहार आ जाता है और सुबह सुबह माधुरी अपने दोनों हाथों में रंग लेकर पुनीत के पास आ जाती है। मेरी पहली होली पर तो मेरी सौतन ने तुम्हें अपने पास बांध रखा था, लेकिन क्या इस बार तुम मेरे साथ होली को खेलना चाहोगे? पुनीत माधुरी के दोनों हाथों से थोड़ा थोड़ा गुलाल लेकर उसके गालों पर लगा देता है और कहता है, चिंता मत करो, आज के बाद मैं जब भी होली खेलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आखिरी में माधुरी की होली पुनीत के साथ बहुत अच्छे से जाती है। वह दोनों मिलकर होली का त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा खुश रहने लगते हैं।